हम बात कर रहे हैं आरबीआई के नए एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस यानी ईसीएल फ्रेमवर्क की। पूरी एनर्जी के साथ इस नए सिस्टम को समझते हैं। अब देखिए, अब तक हमारा बैंकिंग सिस्टम पुराने लॉसेस पर रिएक्ट करता था, एक तरह से बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच थी। लेकिन अब आरबीआई इस पूरे सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है ताकि इंडियन बैंक्स आगे देख सकें, यानी टोटली फॉरवर्ड लुकिंग बन सकें। आज का ये पूरा डिस्कशन एग्जैक्टली इस नए विजन पर फोकस्ड होगा। आज हम लोग 6 के टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला, आरबीआई का नया ईसीएल फ्रेमवर्क आखिर है क्या। दूसरा, पुराना और नया मॉडल कैसे अलग हैं। तीसरा, 3 स्टेज रिस्क लैडर के मैकेनिक्स। चौथा, कैपिटल इम्पैक्ट क्या होगा। पांचवा, 2027 तक का इम्प्लीमेंटेशन रोडमैप। और आखिर में, इससे इंडिया का बैंकिंग सिस्टम कैसे और ज़्यादा सिक्योर बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, आरबीआई का नया ईसीएल फ्रेमवर्क, जो सच में एक बुनियादी बदलाव है। अब सबसे पहला सवाल, ये ईसीएल एग्जैक्टली है क्या। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का सीधा सा मतलब है कि अब बैंक्स को आने वाले पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस का एस्टिमेट पहले से लगाना होगा, और सिर्फ एस्टिमेट ही नहीं, उसके लिए प्रोविजन भी पहले से मेंटेन करना होगा। ध्यान दीजिए, कीवर्ड यहाँ पर है बिफोर, यानी लोन एक्चुअल में बैड होने से पहले ही तैयारी। रिस्क मैनेजमेंट का पूरा तरीका अब बिल्कुल प्रोएक्टिव होने वाला है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर, इस नए फ्रेमवर्क में और करंट सिस्टम में डिफरेंस क्या है। इस शिफ्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो करंट मॉडल है, जिसे हम इनकर्ड लॉस मॉडल कहते हैं, वो रिएक्टिव है। मतलब जब लोन एक्चुअल में एनपीए या बैड हो जाता है, तभी बैंक्स उसकी प्रोविजनिंग करता है। नुकसान हो गया तब एक्शन लिया। लेकिन इसके ऑपोजिट नया एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क प्रोएक्टिव है। यहाँ बैंक्स एडवांस में ही फ्यूचर लॉसेस के लिए पैसे अलग रख लेते हैं। इसको एक बहुत ही सिंपल मेटाफोर से समझते हैं। पुराना मॉडल बिल्कुल गाड़ी के रियर व्यू मिरर की तरह था, जहां आप सिर्फ पीछे देख रहे हैं कि पास्ट में कितने डिफॉल्ट्स हुए। और नया ईसीएल फ्रेमवर्क एक फाइनेंशियल रेडार की तरह है, जो आगे देखकर आने वाले रिस्क को डिटेक्ट कर लेता है। एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ ध्यान रखने वाला है कि करंट 90-डे एनपीए रूल अभी भी कंटिन्यू करेगा, वो तुरंत चेंज नहीं हो रहा है। चलिए अब आते हैं तीसरे और सबसे टेक्निकल पार्ट पर, जो एग्जाम्स के लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, द 3 स्टेज रिस्क लैडर। नए रूल में लोन्स को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। स्टेप 1 में आते हैं नॉर्मल लोन्स, जहां रिस्क लो होता है। यहां बैंक को सिर्फ अगले 12 महीने के एक्सपेक्टेड लॉस का प्रोविजन रखना होता है। अब अगर थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है तो लोन स्टेप 2 में चला जाता है। यहां बैंक को उस लोन के पूरे लाइफ टाइम के एक्सपेक्टेड लॉस का प्रोविजन रखना पड़ेगा। और स्टेप 3 है एक्चुअल बैड लोन्स या इम्पेयर्ड एसेट्स, जहां प्रोविजन ऑब्वियसली लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड लॉस का ही रहेगा। सबसे क्रिटिकल पॉइंट यही है, 12 मंथ प्रोविजन से सीधा लाइफ टाइम प्रोविजन पे शिफ्ट होना। सिंपल शब्दों में कहें तो फ्रेमवर्क रिस्क एस्केलेशन को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है। लो रिस्क है तो 12 महीने का बैकअप, और अगर रिस्क बढ़ा या लोन बढ़ा हुआ तो पूरे टर्म के लिए बैकअप मैंडेटरी हो जाता है। एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, अब इतना बड़ा बदलाव होगा तो बैंक्स की बैलेंस शीट पर असर तो पड़ेगा ही ना। लेट्स टॉक अबाउट द फ्रिक्शन एंड द फिक्स। जब बैंक्स इन फ्यूचर रिस्क्स के लिए अचानक से ज्यादा पैसा साइड में रखेंगे तो डेफिनेटली एक फ्रिक्शन आएगा। उनके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज पर थोड़ा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा, कैपिटल कम दिखेगा। लेकिन आरबीआई ने इसका भी एक फिक्स रेडी रखा है। बैंक्स को अचानक झटका ना लगे, इसलिए एक वन टाइम कैपिटल एडजस्टमेंट अलाउ किया जाएगा, और साथ ही एक स्ट्रक्चर्ड मल्टी ईयर सपोर्ट विंडो भी प्रोवाइड की जाएगी। और ये मल्टी ईयर सपोर्ट कैसे काम करेगा, ये हमारे सेक्शन 5 में आएगा। 2027 तक का रोड मैप समझ लीजिए, बिकॉज एग्जाम में डेट्स डायरेक्टली पूछी जाती हैं। टाइमलाइन बिल्कुल क्लियर कट है। प्रेजेंट डे को एक प्रेपरेशन फेज माना जा रहा है, जहां एग्जिस्टिंग एनपीए रूल्स वैसे के वैसे रहेंगे। फिर आती है ऑफिशियल एनफोर्समेंट डेट, जो है 1 अप्रैल 2027। इस दिन से ईसीएल ऑफिशियली लागू हो जाएगा। लेकिन आरबीआई 2027 से 2030 तक पूरे 3 साल का एक इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट फेज देगा, ताकि सब कुछ स्मूथ रहे। ये मल्टी ईयर रोड मैप इसलिए बनाया गया है ताकि बैंक्स को ट्रांजिशन करने में कोई पैनिक ना हो। आज से लेकर 2030 के फाइनल फेज तक बैंक्स के पास इस नए फॉरवर्ड लुकिंग सिस्टम को अडेप्ट करने का प्रॉपर समय होगा। तो चलिए आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द बॉटम लाइन। इन सब बदलावों से आखिर इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को क्या मिलेगा? इस पूरे इनिशिएटिव के 3 मेजर टेकअवेज हैं। पहला, फाइनेंशियल सेफ्टी।
क्योंकि इकोनॉमी में कोई भी स्ट्रेस आने से पहले ही बैंक्स के बफर्स बिल्ड हो चुके होंगे। दूसरा, एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी। इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स को बैंक्स के ट्रू पोर्टफोलियो हेल्थ का एकदम क्लियर व्यू मिलेगा। और तीसरा, ग्लोबल अलाइनमेंट। इस नए फ्रेमवर्क से इंडिया का बैंकिंग सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बराबर आकर खड़ा हो जाएगा। अल्टीमेटली आरबीआई ने रिस्क मैनेजमेंट के फंडामेंटल रूल्स ही बदल दिए हैं। अब आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदा जाएगा। लॉसेस का इंतजार करने की जगह उन्हें पहले से एंटिसिपेट करके न्यूट्रलाइज करना ही नया नॉर्मल होगा। और इन सब का फाइनल रिजल्ट एक ऐसा वर्चुअस साइकिल जिसमें प्री एम्प्टिव प्रोविजनिंग और स्मूथ कैपिटल एडजस्टमेंट्स मिलकर इंडियन बैंकिंग सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग और सिक्योर बना देंगे कि वो अचानक आने वाले किसी भी क्रेडिट शॉक से पूरी तरह इम्यून हो जाएगा। इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बड़ा सवाल तो बनता है, 2027 आने से पहले बैंक्स आखिर अपनी आम लेंडिंग स्ट्रैटेजीज को इस नए स्ट्रिक्ट रूल के हिसाब से कैसे चेंज करेंगे? उनकी प्रिपरेशन तो उन्हें आज से ही शुरू करनी होगी, हमारे एग्जाम की तैयारी की तरह। ऐसे ही एंगेजिंग और टू द पॉइंट बैंकिंग अपडेट्स लगातार पाने के लिए बूस्ट बैंकिंग बाय मुस्कान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कीप लर्निंग, कीप प्रिपेयरिंग।